हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश में इन दिनों चुनावी अभियानों का रेला सा चल पड़ा है। नाम भले अलग अलग हैं, लेकिन टारगेट सबका एक है। इन तमाम अभियान के जरिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मुहिम, अपनी तैयारी इसे धार दे रहे हैं। बूथ विस्तारक अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी 11 फरवरी से समर्पण निधि अभियान की शुरुआत करने वाली, तो कांग्रेस भी घर घर चलो अभियान चला ही रही है और अब इसको एक्सटेंड भी कर दिया है, मतलब इसे और आगे तक चलाया जाएगा। दोनों दल अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 2023 में सत्ता की रेस में जीतना है तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अब सवाल ही उठता है कि अभियानों की रेस में अभी तैयारी में अव्वल कौन है। 11 फरवरी को बीजेपी के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और इसी दिन बीजेपी अब तक के सबसे बड़े टारगेट के साथ समर्पण निधि अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हालांकि बीजेपी पिछले 3 सालों से समर्पण निधि के टारगेट को पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने समर्पण निधि के लिए पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी ने इस बार 150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी अगले 1.5 महीने जमीन आसमान एक करने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी ने सभी जिलों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। सभी विधायक, सांसद और मंत्रियों को समर्पण निधि अभियान में पार्टी ने लगा दिया है। पार्टी ने चंदा जुटाने में पारदर्शिता के लिहाज से 100 से 1000 रुपए तक के कूपन तैयार किए हैं। फिलहाल पार्टी हर जिले के लिए भी समर्पण राशि का लक्ष्य तय करने में जुटी है। बीजेपी का समर्पण निधि अभियान अब कांग्रेस के निशाने पर आ गया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी अपने अभियान के जरिए काले धन को सफेद करेगी। बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, महंगाई 7वें आसमान पे, लोग बेरोजगार हैं 65,000 बूथों पे। इसकी समस्या हल करने के बजाय पैसा इकट्ठा कर रही है बीजेपी। जाहिर तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समर्पण निधि अभियान के पहले बीजेपी ने हाल ही में बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत की थी। सभी मंत्रियों को बूथ पर 100 घंटे बिताने का निर्देश दिया था, लेकिन एक भी मंत्री 100 घंटे के टारगेट को पूरा नहीं कर सका। पार्टी आलाकमान ने भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की। अब एक बार फिर 1.5 महीने तक चलने वाले बीजेपी के समर्पण निधि अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। दूसरी ओर कांग्रेस घर घर चलो अभियान के जरिए बीजेपी सरकार की वायदा खिलाफी को भुनाने की शुरुआत कर चुकी है। शुरुआती रुझान मिलते ही कांग्रेस ने 28 फरवरी तक चलने वाले अभियान को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी के दावों को एक्सपोज करने के लिए घर घर दस्तक और जन जागरण अभियान सबसे ज्यादा माइलेज देगा। प्रत्येक बूथ से इस अभियान में हम सब लोग मिलकर के 11 फरवरी से माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के अभियान के तौर पर हम जुटे और इस अभियान को भी यशस्वी और सफलतापूर्वक इस अभियान को सफल बनाएं। प्रदेश में 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 से 2 महीने तक चलने वाले बीजेपी और कांग्रेस के अभियानों में दिग्गज नेताओं ने जमीन आसमान एक कर दिया है। दोनों दलों को लगता है कि संगठन की कसावट के लिए 2022 में हुई मेहनत 2023 में जरूर रंग लाएगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो मिशन 2023 के लिए अभी से 2022 में पार्टियों की मेहनत जमीन पर दिखती है। दोनों दलों का प्रयास ये है कि वो जनता तक पहुंचे, बूथ पर पहुंचे, बूथ पर पार्टी को मजबूत करें और इसी क्रम में बीजेपी एक नए अभियान के साथ अपने कार्यकर्ताओं को फिर से जमीन पर उतार रही। सनवर पटेल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वे जवाब देंगे। बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा साहब हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, जवाब देंगे। जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे दोनों पार्टियों के अभियान पर, हमने एक रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाई है। सनवर पटेल साहब, भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन अभी पूरा किया है और दूसरे कैंपेन की तरफ है और अब की बार जो सदस्यता या समर्पण निधि है उसके तौर के ऊपर आप पार्टी को मजबूत बनाएंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि इसमें जो पिछले टारगेट थे वो अचीव हो नहीं पाए, अब और बड़ा टारगेट ले रहे हैं।
देखिए पुनीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में होती है, काम के मोड में होती है। और उसी का कारण है कि ये आपके चैनल के माध्यम से ये बता पा रहे हैं कि एक अभियान अभी हमारा पूरा हुआ है और दूसरा अभियान हमने फिर से एक बड़ा हाथ में लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यह अभियान है, यह एक अलग प्रकार का अभियान है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो तरह तरह की बातें होती है। प्रश्न चिन्ह उठते थे कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीतिक दल काम करते हैं उनके पास पैसा कहां से आता है, और पैसा अगर गलत इस तरह से आता है तो फिर गलत तरह के लोगों को सपोर्ट राजनीतिक दल करते होंगे। इस प्रकार की धारणा जब समाज में बनी तो भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी डिफरेंट है, भारतीय जनता पार्टी जिसने निश्चित उद्देश्यों के साथ समाज क्षेत्र में काम करने का तय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि हम समाज में काम करें या राजनीतिक क्षेत्र में काम करें तो अपने ही कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जन सहयोग से, अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा जो पैसा सहयोग के रूप में दिया जाता है उससे अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे। और ये जो कल्पना थी, ये कल्पना सम्माननीय स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की कल्पना थी, जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता थे और वो एक सामान्य कार्यकर्ता से लगाकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो जब उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया, जब उनके जन्म के 100 साल पूरे हुए, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष मिशन हाथ में लिया और आजीवन सहयोग निधि जो हम प्रतिवर्ष करते हैं, अब और प्रतिवर्ष कोई टारगेट नहीं होता है जो अचीव नहीं करे। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा है कि हमारे ये खर्च होते हैं तो कार्यकर्ताओं ने उससे अधिक बढ़कर सहयोग किया है और आजीवन सहयोग, मतलब सारा जीवन हम सहयोग करेंगे। उसी कार्यक्रम को इस वर्ष, सिर्फ इस वर्ष, क्योंकि ये जन्म शताब्दी वर्ष है, इस वर्ष समर्पण निधि के रूप में ये सारी राशि समर्पण के नाम पर हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं और एक बड़ी राशि इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी। जी पुनीत जी, चलिए, तो सनवर साहब ने बताया कि कैसे समर्पण निधि के नाम पर पार्टी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र साहब हैं। जितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी भी घर घर चलो अभियान चला रही है। हालांकि इस घर घर चलो अभियान पर बीजेपी की या सत्ता पक्ष की टिप्पणी आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता बीजेपी 2 कदम अभी फिलहाल संगठन के स्तर के ऊपर आगे चल रही है? बूथ के ऊपर अपनी टीम बना चुकी है, सारे बूथ को डिजिटल करने का दावा बीजेपी का है। दूसरी तरफ अभी लगातार कांग्रेस पार्टी अपने अभियान की तरफ शुरुआत ही कर रही। नहीं, देखिए, अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी एक अभियान पूरा नहीं कर पाई और दूसरा अभियान बड़ा टारगेट दे दिया गया। इससे मालूम होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पहले अभियान चला था वो पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए उसने दूसरे अभियान के नाम पर उन जो बची हुई चीजों को पूरा करने का काम किया है। आज सनवर जी और सनवर जी की पार्टी क्या कर रहे हैं ये उनका अपना मामला है, लेकिन कांग्रेस का आपने देखा जन जागरण के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ जो माहौल बना था वो जनता को बता दिया है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे कोरोना मुआवजा की बात हो, चाहे कोरोना के काल में हुई अव्यवस्थाओं की बात हो, इस सरकार को हमने आपको बताया कि हमने पहले जन जागरण के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश में यात्रा निकाली। आज 65,000 बूथों के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को घर घर चलो ले जा करके सरकार की विफलताओं को और हमारी सरकार जो कि 15 महीने की सरकार थी उसकी उपलब्धियों को बता रहे हैं और उसको कितना प्रतिशत मिल रहा है, कितना प्रोत्साहन मिल रहा है, ये आप रोज अखबारों में और आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। रहा सवाल ये कि हमारी जो सदस्यता का कार्यक्रम है वो डिजिटल भी है और घर घर जाके सदस्यता पर्ची काटकर भी हम दे रहे हैं। हमारे पास कोई मिस कॉल जैसा अभियान नहीं है जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर सके। हमारा जो कुछ है धरातल पे, हमारा जो कुछ है वो आपके नजरों के सामने रहा साहब। और समर्पण निधि का तो समर्पण निधि कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पे जो वसूली जा रही है, इसके पहले राम जन्मभूमि के नाम पर कितना चंदा हुआ, रामशिला से लेके पादुका पूजन के नाम पे कहा गया, अगर ये सवाल पूछ लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो जाती है। आप ये बताइए, कुशाभाऊ ठाकरे का नाम का उपयोग करते हैं आप, महापुरुषों के नाम का उपयोग करते हैं,
कुशाभाऊ ठाकरे का परिवार कोरोना काल में एक इंजेक्शन के लिए तरस गया। ये कुशाभाऊ ठाकरे की नींव रखी हुई सरकार है। तो मुझे इनके बारे में कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना था कि ये अगर महंगाई को लेके कैंप लगाते तो इन्हें मालूम चलता भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज कहां खड़ी हैं। कोरोना काल के मुआवजा 1 रुपए का वितरण नहीं हुआ क्योंकि आपकी नियत कोरोना के काल में मुआवजा देने की नहीं थी। कोरोना की तीसरी लहर में भी हमने देखा अस्पतालों में दवाइयां नहीं रही, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं रही। इसको लेके एक शिविर लगाते घर घर जाकर के शिविर बूथ विस्तार पे कि उज्ज्वला के सिलेंडर क्यों नहीं भरवा पा रहे, 900 रुपए का सिलेंडर कर दिया। जरा जनता की एक बार राय तो लेते इनके बारे में क्या है। नकली खाद नकली बीज इस प्रदेश में उपलब्ध हुआ, जरा एक बार उसकी पकड़ करते फिर ठीक है, मैं आपकी बातों का उत्तर लेता हूं, उत्तर देना भी चाह रहे हैं सनवर पटेल साहब, पैसे की वसूली करते। जी सनवर साहब। देखिए पुनीत जी, हमारे विद्वान साथी सम्माननीय जितेंद्र मिश्रा जी ने कुछ बातें कही, वो बातें कहना भी चाहिए क्योंकि वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कही पहली बात की कोरोना काल की विफलता। मैं बताना चाहता हूं पुनीत जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को और देश भर में जो देख रही जनता जनार्दन को कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जहां के मुख्यमंत्री, जहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों 2-2 बार जनता की सेवा करते हुए संक्रमित हुए, अपनी जान की परवाह किए बिना जनता के बीच में जाकर जनता के दुख दर्द को दूर करने का काम किसी ने किया तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक मंत्री ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने मुख्यमंत्री जी के साथ किया है। आपने कहा कि 15 माह की सरकार को क्या प्रतिशत मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि उस 15 माह की सरकार के बाद उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और पुनः अभी जो 4 उपचुनाव हुए जिसमें से 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, उन 3 विधानसभाओं में से 2 भारतीय जनता पार्टी जीती और 1 लोकसभा की 8 विधानसभा में से 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। यह प्रतिशत दिया आप 15 माह की सरकार। आपने त्राहिमाम जो मचाया था उसका आपको परिणाम मिला है कि आपको मध्य प्रदेश की जनता ने हराकर अपने घर भेजा। तो ये आप प्रश्न उठा रहे हैं। आपने कहा कि घर घर चलो अभियान के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं। आप कैसा घर घर चलो अभियान चला रहे हैं कि आपके नेता घर घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। मैं उज्जैन का निवासी हूं, यहां के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयसिंह दरबार साहब, यहां के प्रतिपक्ष के नेता विजय सिंह दरबार जी, दोनों पूर्व नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया, अपने घर आ गए कि हमको कांग्रेस में काम नहीं करना है। ये कौन सा घर घर चलो अभियान चला रहे हैं आप? ये ग्रुपबाजी का, ये गुटबाजी का। आपको मंथन करने की आवश्यकता है, लेकिन चिंतन करने की आवश्यकता है। एक बात सनवर पटेल साहब, उन्होंने अभी यहाँ पर भी कही, इस मंच पर भी कही, मैं चाहूंगा आप उसका जरूर उत्तर दें। क्यों राष्ट्रवादी दल के साथ है? क्या आप राष्ट्रवादी है? ठीक है, आपकी बातों का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उन्होंने एक चंदे की बात की और चंदे को लेकर सवाल और शंकाएं भी खड़ी की। ये बाहर भी कहा गया। बताना चाहता हूं जितेंद्र जी, ये चंदा नहीं है, समर्पण निधि है और हमने कोई टारगेट दिया नहीं है। लेकिन आपने कहा है कि 150 करोड़ का टारगेट है। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। 150 तो ठीक है, 300 करोड़ रुपए भी अगर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पण के रूप में समर्पित करेगा। ठीक है जितेंद्र साहब, नहीं है, ये समर्पण निधि है। यही तो अंतर है जो कांग्रेस नहीं समझ पाती है, चंदा क्या होता है और समर्पण क्या होता है, यही तो मुश्किल है। जितेंद्र जी देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया, सरवर जी को शायद पूरा लगा, राम मंदिर के नाम पे जो चंदा वसूली हुई, जो 15 मिनट के अंदर 18 करोड़ रुपए का घोटाला किया आपने राम मंदिर जमीन का, वो जवाब कौन देगा? राम चरण पादुका के नाम पे जो चंदा हुआ उसका जवाब कौन देगा? रामशिला के नाम पे आपने जो चंदा किया उसका जवाब कौन देगा? पादुका पूजन से लेकर के सारे चंदे आपके जिम्मे आते और आज आप समर्पण के नाम से आ गए। देखिए, आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए सवाल उठता है। आपने इस देश से अरबों रुपए का चंदा ले लिया और आपने क्या किया? राम जन्मभूमि के नाम पर घोटाला कर दिया। आपके सिद्धांत नहीं है, इसलिए सवाल उठता है। आपके महापुरुष कहते थे एक दल एक विधान एक निशान। कश्मीर में 2 झंडे के नीचे सरकार बना रहे थे आप, अलगाववादियों के साथ सरकार बना रहे थे। आपकी कथनी और कहनी में अंतर है। आप चाहे चुनाव के मामले में विकास की बात क्यों नहीं करते? भाई, आपने क्या विकास किया वो बताइए। हर चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है,
हर चुनाव में हिंदू मुसलमान आ जाता है, शमशान कब्रिस्तान आ जाता है। सनवर भाई, जिन्ना तक को आपने चुनाव में ले आए। आपकी नीति यह है कि आतंकवादियों को उनके घर छोड़ के आओ, जिन्ना की मजार पे जाके घुटने पे सजदा कर दो। ये तो आपके सिद्धांत है। बातें आप कुशाभाऊ ठाकरे से लेके पंचनिष्ठा तक की करते। पंचनिष्ठा में लिखा ही है कि 200 रुपए में दाल बिकवाएंगे। जी ये सनवर साहब, पंचनिष्ठा है आपकी कि 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल जाएगा। ये पंचनिष्ठा है आपकी कि महंगाई पे काबू नहीं करेंगे। आज हर घर का रसोई सामान महंगा हो गया, जीवन जीना दूभर हो गया। आप चंदे की बात करते हैं। मैं विकास गिनाना चाहता हूं कि 17 साल पहले क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का प्रवक्ता होने के नाते बताना चाहता हूं। जब रोड़े मध्य प्रदेश में कोई आता था तो मध्य प्रदेश की सीमा को इस रूप में जानता था कि जहां गड्ढे लगने लग जाए तो मध्य प्रदेश की सीमा आ गई। आज मध्य प्रदेश की रोड़ों की स्थिति आप देखिए, कितनी रोड़े बनी हैं। आप कृषि के क्षेत्र में जाइए, आप कृषि के क्षेत्र में जब जाएंगे तो 4 लाख से लगाकर तो 6 लाख तक 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र था। आज 42 लाख हेक्टेयर सिंचाई का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश को इन 17 सालों में 7 बार कृषि क्रमण अवार्ड मिला है, जहां 24% पर ब्याज दर पर किसानों को पैसा दिया जाता था कांग्रेस की सरकार में, वो 0 पे लाया गया और आज -10% पर किसानों को ऋण दिया जा रहा है। बिजली के नाम पर 20,000 करोड़ पिछले 18 माह में 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी गई है और जो बचा हुआ वित्तीय वर्ष है इसमें 15,000 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है। ये किसानों के लिए, ये गांव गरीब किसान के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये जो पिछड़ गए हैं उनके लिए चिंता करने वाली पार्टी है। आपने कहा कि चंदा, अरे साहब किस बात का चंदा? यहां तो समर्पण है, यहां तो भावना है, यहां चंदा नहीं है। आजीवन सहयोग निधि, सारा जीवन हम अपने राजनीतिक दल को सहयोग इसलिए करेंगे कि एक राजनीतिक दल सुचिता के साथ समाज क्षेत्र में काम करे, उसके खर्च का पूरा लेखा जोखा हो कि ये जो उसने खर्च किया ये पैसा कहां से आया, राजनीति में शुचिता कैसे स्थापित हो। अरे आप अगर नकल भी करते हैं तो नकल इन अच्छे कामों की कीजिए, रचनात्मक कामों की कीजिए। ये जो तो आप जान ही पटेल साहब, ये जो बात आपने की है इस पर भी मैं आता, बार बार कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की नकल कर रही है इन दिनों, चाहे वो विस्तार के तौर पर हो, चाहे कैंपेन या बूथ पर जाकर अपने यूथ की टीम खड़ी करने को लेकर। 2 तरह की ताकतें पार्टियों की जिन पर पार्टियां काम कर रही हैं, एक अपना फंड और दूसरा अपने कार्यकर्ताओं को बूथ के ऊपर उनकी ड्यूटी अभी से तय कर देना। इस मामले में कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? क्योंकि बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है, कांग्रेस कैसे इसका मुकाबला करेगी? क्या ये कैंपेन जिसका विस्तार अभी किया जा रहा है इसी में सारे जवाब छिपे हैं? बीजेपी के कैंपेन्स के उत्तर लूंगा। चरित्र मिशन 2023 के लिए पार्टियों के अभियान कैंपेन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सनवर पटेल साहब बीजेपी की ओर से, जितेंद्र मिश्रा साहब कांग्रेस की ओर से हमारे साथ में हैं। जितेंद्र जी, जैसे आपने सुना भी यहाँ पर और पहले भी इस तरह के आरोप लगे कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बीजेपी की कॉपी कर रही है, बूथ वाला अभियान हो या इस तरह के अभियान हो जनता से सीधे जुड़ने वाले, और साथ में ये कटाक्ष भी करती कि अगर आपको नकल करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा अपने अकल का भी इस्तेमाल करें। दूसरा, ये जो 2 ताकतें हैं पार्टी जिनको बढ़ा रही बीजेपी, एक अपने फंड की और दूसरा कार्यकर्ताओं की, कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, कांग्रेस बहुत पहले से अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही थी जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। चाहे बात अटेर की जाए, कोलारस मुंगावली की जाए, चित्रकूट की जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए हमारे मजबूत संगठन और मजबूत कार्यकर्ता की बदौलत हमने भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया उपचुनाव में। इसके बाद आप देखिए, रतलाम का उपचुनाव हुआ, लोकसभा का 8 की 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की। सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। इसके बाद अभी जो चुनाव हुए 4, उसमें देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी खंडवा चुनाव 3 लाख से जीती थी, 70,000 पे सिमट के रह गई। कांग्रेस मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपने देखा रैगांव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, पराजय का सामना करना पड़ा सरकार होने के बावजूद। पृथ्वीपुर और जोबट में इनके पास
कैंडिडेट नहीं था, इन्होंने आयातित कैंडिडेट बाहर से लाकर के कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया। यह भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। हम भारतीय जनता पार्टी की नकल क्यों करेंगे? हमारे पास एक ऐतिहासिक विरासत है, हमारे पास विकास की विरासत है। 70 सालों में जो हमने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में मिटाने का काम किया। एम्स नहीं दे पाई, IITs हमने दिए, हमने एम्स IIMs दिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आपने देखा जो नवरत्न कंपनियां थी उनको भी बेचने का काम किया है। हम इनकी नकल क्यों करेंगे? हम अपनी उपलब्धि और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी बताने के लिए इनसे आगे हरदम चल रहे हैं। हमने जो पर्यवेक्षक भेजे, हमने जो प्रत्याशी की घोषणा की, इनसे पहले की, इनसे पहले हमने घोषणा की, आपने देखा हमारे प्रभारी तय हो गए, हमारे प्रत्याशी तय हो गए। भारतीय जनता पार्टी इंतजार करती रही कि कांग्रेस का कोई टूट के आए तो उसको चुनाव लड़ा दे। इसके बाद आप ये देखिए कि आज की तारीख में चाहे महंगाई की बात कर लीजिए, चाहे सिलेंडर की बात कर लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने की स्थिति में नहीं है। हम तो बूथ तो छोड़िए, हम तो घर घर चलो की बात कर रहे हैं। ये तो अभी बूथ कमेटी और पन्ना प्रभारी में बैठे। आप ये बताइए, मेरा सवाल संवर जी से, एक भी नेता का फोटोग्राफ जारी कर दीजिए जिसने 100 घंटे काम किया हो। काम पूरा हुआ, लेकिन तरह तरह की बूथों की बटी हुई कांग्रेस बनी, कहीं इंदिरा कांग्रेस, कहीं तिवारी कांग्रेस, कहीं तृणमूल कांग्रेस। तो उस कांग्रेस की विरासत ये है जो वर्तमान में है कि वो 404 पर थी जब हम 2 पर थे, वो 404 से 44 पर आ गई जितेंद्र भाई, वो 30 राज्यों से 3.5 राज्यों पर आ गई। ये विरासत है। एक छोटी सी बात है जितेंद्र जी, आपने 2 बातों का जिक्र किया यहाँ पर। आपने उपचुनाव का जिक्र किया, लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव में नंबर से सरकारें बनती हैं। 28 में से 19, 4 में से 3 अगर बीजेपी जीत रही, दूसरा कैंडिडेट अगर तोड़े जा रहे हैं तो ये किन पार्टियों से टूट रहे हैं? क्या ये इन पार्टियों की कमजोरी नहीं है? दोनों, वो भी सवाल उठता, कैसे मुकाबला करेंगे? नहीं, देखिए, मेरा भी वही कहना है कि निश्चित तौर पर नंबरों से चुनाव जीते जाते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आज हम 43 पे हैं, कल आप 43 पे आ जाओगे। कारनामे तो आपके सामने दिख रहे हैं ना, हम तो जनता तो समझ रही है ना। आप ये बताइए, उपचुनाव में क्या हुआ? अगर आप इतने ताकतवर थे, आपकी योजनाएं जनता तक पहुंच रही थी, तो उपचुनाव में आपको वो जनता ने आपको नकार दिया। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो 2 पर थी, वो पूर्ण भारत की सरकार है, एक बार चढ़ गई, अब दोबारा उसकी उम्मीद मत कीजिए। आप फिर 43 पे आएंगे, हम फिर 300 पार जाएंगे। समय देखिए, आपने जिस तरीके से हिंदुस्तान का सामाजिक ताना बाना तोड़ा, जिस तरीके से। चलिए साहब, इन अभियानों का रिजल्ट क्या होगा, इन अभियानों का रिजल्ट क्या होगा, ये फिलहाल तय नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर है कि 23 के पहले दोनों पार्टियों को अपनी इन ताकतों पर काम करना होगा, चाहे फंड को लेकर के हो, चाहे कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर हो, चाहे बूथ को मजबूत बनाने, मूवेबल बनाने और उसे अपने पक्ष में लाने की बात। अब कितना कामयाब रहे, नतीजे बताएंगे। लेकिन इन अभियानों का हश्र आगे क्या होता, किस तरह आगे चलते हैं, इस पर हम बहस जारी रखेंगे। आप दोनों पक्षों का अपने अपने बातें रखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।